कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सबसे पहले तो मन में डर, चिंता और कई तरह के सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई कैंसर का मतलब सिर्फ डर और लाचारी है, या फिर सच इससे थोड़ा अलग है, जिससे आप अनजान हैं, जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं? कोई बात नहीं, आज हम आपका काम आसान करने जा रहे हैं। आज भी क्योंकि हमारे समाज में कैंसर के इलाज को लेकर जागरूकता की कमी साफ साफ दिखाई देती है। खासतौर पर अलग अलग थेरेपीज और ट्रीटमेंट प्रोसेस को लेकर कई लोग ये जानते ही नहीं हैं कैंसर का इलाज एक तय प्रक्रिया के तहत पूरी प्लानिंग और एक्सपर्ट्स की देखरेख में होता है। कैंसर के इलाज को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के भ्रम चलते हैं या दूसरे लोग भ्रम डाल देते हैं, और इसी पशुपेश पे हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इन्हीं भ्रमों को दूर करने जा रहे हैं। कैंसर के इलाज की पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट और रिकवरी तक का हर जरूरी कदम हम आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल ये, क्या होता है बायोप्सी, जिसके बारे में आप बहुत कुछ सुनते होंगे? कैसे तय होती है कैंसर की स्टेज, और किन किन थेरेपीज के जरिए मरीज को मिलता है नया जीवन? कैंसर थेरेपी में क्या होता है? क्या कैंसर थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव भी होते हैं? कैंसर की दवाएं कैसे काम करती हैं, उसमें कितना वक्त लगता है ठीक होने में? और सभी सवालों के जवाब आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे, ताकि डर नहीं, सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंच सके। और इसीलिए खास पैनल हमने इनवाइट किया है आज अपने डिस्कशन में। हमारे साथ डॉक्टर जसवंत जैन हैं, आप कैंसर एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मोनिका जैन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में मैं दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि बारी बारी से आपसे हम ये जानने की कोशिश करें सबसे पहले कि हम इलाज कैसे होता है कैंसर का, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जरा लोगों के मन से डर निकाल दीजिए। कैंसर का इलाज संभव है, कैंसर से बचा जा सकता है, ये लाइलाज नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर जसवंत, आप। बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए। इन्फेक्शियस डिसीजेस पे कंट्रोल लेने के बाद आज कैंसर एक बहुत बड़ा डर या नाम बन के उभरा है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इन द रिलेशन टू मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। लेकिन इस चीज़ को सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो बीमारी से ज़्यादा इसकी आ रही है कि जागरूकता का अभाव होने से, खासकर इंडिया और हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर पेशेंट एडवांस्ड स्टेज में आ रहे हैं। और इसीलिए यह मिथक जो है वो सत्य साबित हो जाता है कि कैंसर लाइलाज है। वरना एज अ कैंसर एक्सपर्ट मैं इस बात को एश्योर करता हूं कि ज़्यादातर कैंसर अगर सही समय पर डायग्नोस हुए और उचित इलाज मिला तो इनका इलाज संभव है। ठीक है, आयुर्वेदिक पद्धति भी हमारे देश में काफी प्रचलित है। अब डॉक्टर मोनिका जैन इसी विषय पर रोशनी डालेंगी। डॉक्टर मोनिका, आयुर्वेदा में हम लोग कैंसर थेरेपी के लिए इसको एक सपोर्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आयुर्वेद से कैंसर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 1 में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसकी रिकवरी करें। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन और हम पूरे मॉडर्न जो डायग्नोसिस होते हैं, बायोप्सी वगैरह, हम पेशेंट को करवाते हैं। जी, डॉक्टर्स के माध्यम से हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाई, डरने की बात नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कैंसर का इलाज किस तरह से संभव है। डॉक्टर जसवंत जैन, सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज आप दर्शकों को दीजिए। कैंसर का इलाज ये समझने के लिए जरूरी है कि किसे कैंसर है, कैसे पता करें, और फिर इलाज की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? मैं बस वही कहना चाह रहा था कि पहले हम ये समझें कि कैंसर के लक्षण क्या हैं। असामान्य रक्तस्राव, शरीर में किसी जगह पर कोई लंप, कड़ापन या सूजन, अननेसेसरी ब्लीडिंग या मोशन यूरिन की आदत में कोई बदलाव, लगातार खांसी, वेट लॉस, लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर, अनीमिया, कोई भी अनयूजुअल अगर आपको सिम्टम लगता है, इट नीड्स कि आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। कैंसर के इलाज में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है जानना कि बीमारी कौन सी है, जिसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। अलग अलग तरह की बायोप्सीज है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ यह स्ट्रेस देना चाहूँगा कि एक बहुत कॉमन मिथक है कि बायोप्सी के बाद कैंसर बढ़ जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि बिना बायोप्सी के कैंसर का इलाज पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर जसवंत, इस विषय पर आप प्लीज थोड़ा सा साधारण भाषा में लोगों को समझा दीजिए बायोप्सी के बारे में भी, थोड़ा सा।
साधारण भाषा में मैं ये बोलूँ तो सपोज आप जब किसी मंडी में अनाज भी खरीदने जाते हैं तो बोरे में से आप कुछ एक सैंपल निकालते हैं, अनाज को चेक करके आइडिया लगाते हैं अनाज कैसा है। बायोप्सी उतना ही काम है, जहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, चाहे वो गठान हो या छाला हो, अल्सर हो, हम उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं। हमारे एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करके यह बताते हैं कि यह नॉर्मल टिश्यू है या इसमें कैंसर डेवलप हुआ है। बायोप्सी का मतलब कोई वैसी छेड़छाड़ नहीं है कि जिससे बीमारी बढ़े। उसके पीछे जो गलत धारणा है उसका कारण ये है कि कैंसर शुरू में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लाइक 2, 4, 16, 32 की स्पीड से ग्रो करता है। एक क्रिटिकल लेंथ तक पहुंचने के बाद वो हम उसको जान पाते हैं कि चलो कोई बीमारी हुई है। अब हम बायोप्सी करें या ना करें उसका बढ़ना तय है। ठीक है, तो बायोप्सी के बिना पहले तो ये पता लगाना मुश्किल कि ये कैंसर है या नहीं, और है तो कौन सा है। तो बायोप्सी से तो डरना है ही नहीं। इनफैक्ट मेरे को तो आश्चर्य होता है कि बायोप्सी नहीं कराने की वजह से लोग कई महीनों बीमारी बढ़ा लेते हैं। एक बार बायोप्सी से ये कंफर्म हो गया कि यह कैंसर है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि बीमारी कितनी है यह जानने के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन की दरकार होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अब इवन रायपुर में बहुत सारी जगह पर पेट स्कैन है और इवन अफोर्डेबल कॉस्ट में भी पेट स्कैन अवेलेबल है। तो जब यह जान लिया हमने कि भाई बीमारी कौन सी है और कितनी है, तब हमारा अगला स्टेज जो है वो आता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट कैंसर का जो है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कैंसर टू कैंसर, केस टू केस बेसिस पे लगाए जाते हैं। अर्ली स्टेज में सिंगल मोडालिटी यानी कोई भी एक तरीका कारगर होता है, पर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है हम उसमें और तरीकों का यूज़ करते हैं ताकि बीमारी के ठीक होने की रेट या रेशियो बढ़ जाए और वापस आने का जो रेट है वो कम हो जाए। ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो एक है कैंसर की सर्जरी, दूसरा होता है कीमोथेरेपी जिसमें हम इंजेक्शन के माध्यम से एंटी कैंसर दवाएं देते हैं, तीसरा है रेडियोथेरेपी या सिकाई जिसमें हम हाई एनर्जी रेडिएशन देते हैं। थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा आयुर्वेदिक डॉक्टर मोनिका जैन से भी कुछ बारीकियां जो बेसिक हम लेवल बात कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। डॉक्टर मोनिका जैन, जैसे कि आपने बताया था कि आयुर्वेदिक सपोर्टिव सिस्टम है, तो किस तरह का ये सपोर्ट निभाता है एक कैंसर पेशेंट को, कैसे वो इलाज दे पाता है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हमारे शरीर में, आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद बोला जाता है, अर्बुद या ग्रंथि बोला जाता है ना। इसको अगर कहीं भी हमारे शरीर में कोई भी गठान किसी तरह की हमको दिखाई दे रही है तो हम उसको पहले डायग्नोज करवाते हैं, और अगर वो अर्बुद का रूप ले चुकी है तो हम उसमें पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोषों के हिसाब से करते हैं। हमारे आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ जो हम नाड़ी देखते हैं, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने के कारण ही हमें ये ग्रंथि वगैरह होती है। स्पेशली जब कफ दोष बढ़ता है तो ये ग्रंथि होती है, और इसके लिए हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, आप अगर कीमोथेरेपी दे रहे हैं कुछ भी, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर हम उस साइड इफेक्ट्स को स्लो डाउन करना है तो हम उसमें आयुर्वेदा थेरेपी देते हैं। आयुर्वेद में 3 तरह से हम लोग चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले पंचकर्मा करवाते हैं। पंचकर्मा यानी एक डिटॉक्स थेरेपी होती है जिसमें हम पेशेंट को वमन, वीरेचन, वस्ती करवाते हैं। इसके अलावा हम औषधि चिकित्सा भी देते हैं पेशेंट को, जो बहुत ही स्टेज वगैरह में हम लोग उसकी रिकवरी को फास्ट कर देते हैं अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है। और इसके अलावा हम रसायन चिकित्सा करते हैं, यानी कि रेजुवेनेशन थेरेपी। जब भी कोई पेशेंट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेयर फॉल होना, उनको वीकनेस लगता है, उस केसेस में हम जब उनको साथ में पैरेलली रसायन चिकित्सा देते हैं कि जैसे कि जो उनकी ओज बल को बढ़ा देता है। जनरली जब कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित रहता है तो उनका ओज का क्षय हो जाता है, रोग क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। उस केस में हम लोग उनको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ही देते हैं और उनके कारण रिकवरी बहुत फास्ट होती है उनकी। ठीक है, अब जरा रिकवरी प्रोसेस और डायग्नोस प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर जसवंत जैन, सबसे बहुत बेसिक सवाल है ये कि कब डायग्नोस हुआ? फर्स्ट स्टेज, उसके बाद की स्टेज? कई तरह के भ्रम फैले हुए लोगों में कि स्टेज पर है तो फिर तो गए काम से, बचा नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप दवाएं देना शुरू करते हैं कितना टाइम लगता है रिकवर होने में स्टेज वाइज? देखिए, ये बात अटल सत्य है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि जितनी जल्दी का स्टेज है बीमारी का ट्रीटमेंट ऑप्शन और क्योर होने की संभावना उतनी ज़्यादा है। और बोलचाल की भाषा में स्टेज 4 हम तब कहते हैं जब बीमारी अपनी जगह से छोड़ के और दूसरे अंगों में चली गई है। लेकिन ये हाफ ट्रुथ है। कारण क्या है कि पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे जो कैंसर है उनमें इवन स्टेज 3 और 4 में क्योर रेट कम है,
जबकि प्रोस्टेटिक कैंसर में स्टेज 4 का मरीज भी दसियों साल मतलब रहता है, डिकेड्स अलोंग पेशेंट जीवित रहता है, अपने पूरे काम करता है। तो केवल ये सोच के कि भाई स्टेज 4 है, मरीज चला गया, ये सब सही नहीं है। और वंडर तो अब हुआ है कि इम्यूनोथेरेपी के बाद कई कैंसर्स में भी फैली हुई बीमारी में हमने कंप्लीट रिस्पांस देखा है, जिसमें पेशेंट कैंसर मुक्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्रॉड हुआ है, इवन मेरे अपने कई पेशेंट्स हैं जो स्टेज 4 होने के बाद भी इम्यूनोथेरेपी से कम पिछले 8 या 7 साल से कैंसर मुक्त हैं। तो ये तो स्टेजिंग इज़ अ रिलेटिव थिंग कि भाई केस जो कैंसर है उस हिसाब से आप स्टेज डिसाइड कर रहे हैं, बट स्टेजिंग से ज़्यादा जरूरी ये समझना है कि इस स्टेज में क्यूर के ऑप्शंस कितने हैं और वापस आने की चांस कितनी है। जहाँ तक आप ट्रीटमेंट और उसकी रिकवरी की बात कर रहे हैं, सर्जरी में मेजर से मेजर सर्जरी में भी 2 से 3 हफ्ते में एक रिकवरी सी हो जाती है और उसके बाद 1 महीने के अंतर्गत पेशेंट अगली थेरेपी के लिए तैयार हो जाता है, जो रेडियोथेरेपी या या कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में भी जैसे 3 वीक्स का साइकिल है, तो हम 3 हफ्ते का समय इसलिए रखते हैं कि पहली जो कीमो लगी उसका साइड इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट हुआ और रिकवरी हुई, तब दूसरे कीमो का टाइम आया। ट्रीटमेंट पूरा खत्म हुआ कीमो या रेडिएशन, तो नॉर्मली 3 से 5 हफ्तों में पेशेंट वापस से बैक टू नॉर्मल की तरफ आ जाता है। थोड़े बहुत आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं जो रहते हैं, बट अगर ये बोले कि नहीं भाई जिंदगी भर की तकलीफ है या सालों की तकलीफ है, ये प्योर मिथ है, इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, कुछ और मिथ भी हम दूर करेंगे। डॉक्टर मोनिका जैन, अभी डॉक्टर जसवंत जैन बार बार कीमो और रेडिएशन का जिक्र कर रहे थे। क्या कीमो और रेडिएशन के साथ आयुर्वेदिक पद्धति के तहत इलाज लेना पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है? जी बिल्कुल ठीक है। हमें तो स्पेशली रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी हो रहा है तो उसके साथ आयुर्वेद तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जो उसके कारण जो उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हेयर फॉल, वीकनेस, ओज बल उनका वीक हो गया, पाचन शक्ति जो उनकी खराब हो गई, उसमें जब आप पैरेलली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उनका डाइजेस्टिव जठराग्नि जो है, सॉरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ क्या खान पान बदला जाता है क्या? हाँ जी, हम लोग जब आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं तो आप उनका स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए हम पंचकर्म में शिरोधारा करवाते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर कैंसर से पीड़ित है तो उसके शब्द से ही वो डर जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए हम पंचकर्म में शिरोधारा करवाते हैं उनको, जिससे स्ट्रेस रिलीफ और योगा मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। उनको प्रॉपर फूड हैबिट, लाइफस्टाइल बैलेंस करने के लिए देते हैं, जिसके कारण ये जो कैंसर जो लंबे समय तक चलता है वो उनका जल्दी से ठीक होने के चांसेस रहते हैं। आप कितना भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत सारा इफेक्टिव होता है अगर स्टेज 1 में हमको डायग्नोस होता है। इसमें कुछ हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म से जैसी मिलित औषधियां होती हैं, क्योंकि हीरा भस्म एक शार्पेस्ट कटर होता है जो सेल डिवीजन को रोक देता है और कैंसर की जो तेजी से फैलाव हो रहा है उसको हम थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। ठीक है, स्लो डाउन कर देते हैं। डॉक्टर जसवंत जैन, एक सवाल का जवाब छूट गया था, टाइम कितना लगता है, डिफरेंट स्टेजेस पे कितना टाइम लगता है एक मरीज को ठीक होने में? मुझे पता है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक अगर आंसर आप दे पाएं। फिर भी आपको 2 कॉमन मैं आपको 2 कॉमन कैंसर्स का एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या मुंह का कैंसर। अगर मैं ओरल कैंसर की बात करूं, पेशेंट आया, हमने ऑपरेट किया, 1 महीने बाद उसका रेडिएशन शुरू हुआ जो 1.5 महीने चला। मोटा मोटी इन 2.5 महीनों में ट्रीटमेंट पूरा हो गया और 1.5 महीने की रिकवरी, मीनिंग 4 महीने के टाइम फ्रेम में पेशेंट नियर नॉर्मल होता है। उसके बाद रिकवरी भले ही 1 आध साल तक चलती है, बट 4 महीने इज़ अ गुड इनफ टाइम। ब्रेस्ट कैंसर की मैं अगर बात करूं तो ऑपरेशन के बाद हमने जो कीमोथेरेपी दी वो 3 से 4 महीने चलती है और रेडिएशन 1.5 महीने चलता है, तो मोटा मोटी 6 सवा 6 महीने में ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी के कुछ इंजेक्शन है जो साल भर चलते हैं, बट मेजर पार्ट इज डन बाई द टाइम लाइक से 5 to 6 months। तो ज़्यादातर पेशेंट्स या कैंसर्स में यही है, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी को अगर हम पूरा कंबाइन भी कर लें तो 6 से 9 महीने के टाइम फ्रेम में ट्रीटमेंट लगभग हो जाता है। अच्छा डॉक्टर, व्हाट नेक्स्ट इज द सपोर्टिव थेरेपी एंड द रिकवरी प्रोसेस। यस, ठीक है। डॉक्टर जसवंत जैन, प्लीज मैं आपसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, प्लीज। हाँ, मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि जो मैं आपको 6 महीने या 8 महीने बोल रहा हूँ, ये समय एडमिशन का समय नहीं है, ये ट्रीटमेंट का समय है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में या ओरल कैंसर पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन केवल इस पूरे 6 महीने में 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन का होता है, उससे ऊपर का नहीं होता। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि टोटल टाइप ऑफ थेरेपीज कितनी होती हैं? थेरेपीज तो कई बार में हम कई बातें सुनते हैं, थेरेपी, ये वाली थेरेपी, वो वाली थेरेपी, तो एग्जैक्टली कितनी टाइप की थेरेपी होती है? क्या डॉक्टर्स
स्टेज के हिसाब से थेरेपी डिसाइड करते हैं? क्या कंडीशंस होती हैं जिस लिहाज से थेरेपी डिसाइड की जाती है कि इस पेशेंट के लिए ये थेरेपी बेस्ट है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, स्टेज के हिसाब से और कैंसर शरीर के किस पार्ट का है इसके हिसाब से थेरेपी डिसाइड होती है। ब्रॉडली रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये दो थेरेपी हैं जो आप प्लीज थोड़े केस स्टडी ले लीजिए ताकि दर्शकों को और बेसिक बातें समझ में आए। कुछ केस स्टडीज ले लेते हैं प्लीज। ठीक, जैसे मैं अगर मुंह के कैंसर की बात करूं तो सर्जरी और रेडियोथेरेपी ये वहाँ पर काम करेंगी जहाँ कैंसर है, जैसे कि जबड़े में या गर्दन की गठानों को हमने ऑपरेट करके निकाला और रेडियोथेरेपी से उस जगह को हमने स्टेराइल किया ताकि बीमारी वापस ना आए। रेडियो और कीमोथेरेपी लोकली इफेक्टिव है। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो वो सिस्टमिक थेरेपी है, मतलब हमने जो इंजेक्शन ब्लड वेसल्स के थ्रू दिया वो पूरी बॉडी पे काम करता है और जहाँ भी कैंसर सेल्स हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमने पहले कीमो दिया ये मान करके कि अगर कहीं फैली हुई बीमारी होगी तो वो कंट्रोल में आ जाएगी ताकि हम लोकल ट्रीटमेंट करके पेशेंट को ठीक कर सकें। इसी कीमोथेरेपी के ऊपर अब एडिशन अगर है तो वो है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी भी सिस्टमिक थेरेपी है क्योंकि कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट हैं। प्रोस्टेटिक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ तरह के स्टमक कैंसर्स हैं। हार्मोन थेरेपी जो होती है ये कैंसर सेल्स जहाँ भी हैं उन पे काम करती है, तो ये भी सिस्टमिक थेरेपी हुई। और इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर सेल्स को कमज़ोर करके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सेल को डिस्ट्रॉय करती है, ये भी सिस्टमिक थेरेपी है। तो ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो ये 5 तरह की थेरेपी हुई। सर्जरी और रेडियोथेरेपी लोकल के लिए, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन एंड टारगेटेड थेरेपी जो है वो सिस्टमिक होती हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम डिपेंडिंग ऑन कैंसर किस पार्ट का है और कैंसर कितना फैला हुआ है। पहले हमारे पास ऑप्शंस कम थे, अब जैसे लंग कैंसर में ओरोफेरिंग्स, स्वर तंत्रिका, स्वर की नली जो होती है, वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ का है। इन सब में इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से सामने आया है और बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर मोनिका जैन, प्लीज आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई केस स्टडी लेते हुए दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेदिक पद्धति के तहत जब किसी कैंसर पेशेंट का इलाज होता है तो क्या क्या प्रक्रिया होती है सिलसिलेवार तरीके से, फर्स्ट टू लास्ट प्लीज। देखिए, मैं स्टेज 1 में एक तो डायग्नोज पता नहीं चलता आजकल कैंसर का। शुरू में आपका स्टेज वगैरह में कोई पेशेंट अगर यदि हमारे पास आया तो हम उसको पूरा प्रॉपर्ली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि उनका जो सेल डिवीजन हम रोक देते हैं। मैं यही जानना चाहता कि किस तरह से थोड़ा सा दर्शकों को मालूम चले कि आयुर्वेदिक के लिहाज से क्या इलाज दिया जाता है। देखिए, आयुर्वेदा में हम लोग नाड़ी देखते हैं। नाड़ी में वात पित्त कफ दोष जो होता है, अगर वात पित्त कफ दोष हमारा इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण हमको ये सब बीमारियां, जटिल बीमारियां होती हैं। जिसमें जब कफ दोष बढ़ता है उसमें हम लोग की अर्बुद या ग्रंथि होती है। तो उसके लिए हम जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं तो पंचकर्मा में कफ दोष को बैलेंस करने के लिए हम उनको पूरा थेरेपी देते हैं, वात, वमन, विरेचन, वस्ती करवाते हैं, जिससे कि उनका जो सेल डिवीजन का जो अर्बुद बढ़ने की जो चीजें हैं वो बढ़ने लगती, मतलब ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है। साथ ही हम उनको रसायन चिकित्सा भी देते हैं, औषधि चिकित्सा देते हैं और रोगी के बल के हिसाब से उनकी जो पाचन शक्ति कमजोर है उसको भी हम बढ़ाते हैं। पंचकर्मा सहित जो और तरीके बता रही हैं, एक एक लाइन बता दीजिए कि इसमें आप क्या क्या करते हो आप लोग। हाँ जी, पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं। हमारी बॉडी पंच महाभूत से बनी है, एयर, अर्थ, वाटर, स्पेस, फायर। और ये पंच महाभूत हमारे बॉडी में 3 फोर्स की में रहते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर ये तीनों फोर्स हमारी बॉडी में बैलेंस है तो हम हेल्दी है, अगर इम्बैलेंस है तो हमें कोई ना कोई रोग होता है। और उसको बैलेंस के लिए 5 कर्म होते हैं। वमन यानी उल्टी करवाना जो कफ दोष को बैलेंस करता है, विरेचन यानी लूज मोशन करवाना जो पित्त को बैलेंस करता है, वात को बैलेंस करने के लिए वस्ती चिकित्सा जाती है, और नस्यम यानी नाक में जब तेल डालते हैं तो वो हम लोग उससे उनको सिर से संबंधित कोई भी बीमारी तो उसका इलाज करते हैं। तो हम ये शोधन चिकित्सा करते हैं पूरी तरह से। अगर कोई पेशेंट कैंसर का हो तो उसमें जो डीप तक ये बीमारी होती है, धातुओं तक जाती है, स्रोतस तक जाती है, तो वो हम इस चीज से इसकी रिकवरी, उसको ठीक करने की पूरी प्रोसेस कर देते हैं। तो जो वात पित्त का बढ़ गया है, जो स्रोतस डीप तक गया है, वो चीज उनकी ठीक होने लगती है। साथ में हम औषधि चिकित्सा भी चलाते हैं। वमन करवाने से जब कफ दोष बैलेंस होने लगता है तो उनकी जो ग्रंथि है, जो ग्रंथि का साइज वगैरह है उसमें कम होने लगता है, जो हीट सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है।
तो आयुर्वेद में हम लोग उनको मेन चीज जागरूकता लाते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीव करते हैं। जब ये कैंसर कोई पेशेंट को होता है तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है, जिसके कारण भी ये सेल बहुत बढ़ने लगता है। अगर हम उसकी इसमें पंचकर्मा में शिरोधारा करवाते, सिर पे धारा देते, तेल का रिलैक्सेशन वगैरह होता है, तो भी इसके कारण ये जो इसका जो 6 महीने 7 महीने अगर पेशेंट खींच रहा है तो उसको हम जल्दी से जल्दी उसको रिजल्ट देते हैं इसमें। ठीक है, जो अवेयरनेस का चैप्टर है ना, एक बार फिर से इस पर हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं डॉक्टर जसवंत से एक सवाल ले लेता हूँ। डॉक्टर जसवंत, सोशली आपने देखा होगा कि लोगों की नज़र ना सेलिब्रिटीज़ पर बहुत रहती है, सुनते रहते हैं इनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया। कई केसेस में देखने को मिला कि पेशेंट रिकवर हो गया है, हंस बोल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई पेशेंट्स को लेकर सैड न्यूज़ भी आती है। क्या वजह होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, देखिए, आज कई सेलिब्रिटी हमारे पास ऐसे हैं, लीसा रे से लेके युवराज सिंह तक और माननीय शरद पवार जी तक, जिन्होंने कैंसर को मात दी है। ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नाम पब्लिक जानती है, वरना सैकड़ों ऐसे लोग हैं। लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम अच्छी खबरों को एक बार सुन के और हटा देते हैं, और कोई बैड न्यूज़ है या सैड न्यूज़ है वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है। हम प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो पेशेंट ठीक हुए हैं वो उतने बेहतर एग्जाम्पल नहीं बन पाते। रादर अगर कोई पेशेंट कैंसर को खिलाफ जंग नहीं जीत पाया, उसके एग्जाम्पल कोई लोग बोलते हैं कि देखा कैंसर था तो मरना तय था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वही रीज़न है। जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोग कैंसर से जंग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं, तो इसमें 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला है पेशेंट फैक्टर। हर पेशेंट हर तरह के ट्रीटमेंट को सेम रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके लिए बॉडी के साथ साथ माइंड या अपना जो विल पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग होना होता है कि हाँ, हमें इस हर तरह के ट्रीटमेंट को झेलना है क्योंकि हमें जीना है। ये हुआ पेशेंट फैक्टर। सेकंड होता है डिसीज़ फैक्टर। बीमारी कौन सी है और कितनी है। जैसा कि मैंने बताया, पैनक्रियाटिक कैंसर का स्टेज कम है तो भी ज़्यादा खतरनाक है, और प्रोस्टेटिक कैंसर एडवांस स्टेज में भी उतना खतरनाक नहीं होता। पेशेंट और डिसीज फैक्टर के बाद आता है ट्रीटमेंट फैक्टर कि आपका इलाज कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उसमें सारे प्रोबेबल ऑप्शंस आपके साथ एक्सप्लोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थैंकफुली छत्तीसगढ़ में बहुत से अच्छे कैंसर सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग आर्स, तो जहाँ पर सब तरह के ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो रिक्वेस्ट रहती है कि ट्रीटमेंट सही जगह पे हो और सही टाइम पे हो। चौथा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट आप पूरा ले पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एक ट्रीटमेंट आयुष्मान से मिल जाना बस ज़रूरी नहीं है। पेशेंट एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ सर, किसी के मन में कन्फ्यूजन ना रहे। जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सभी तरह की थेरेपीज अवेलेबल होती है, या ऐसा भी होता है कि किसी हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली कोई थेरेपी अवेलेबल है, नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां लगभग सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, पर अगर वैसा नहीं भी है तो जैसा कि मैं कहूं कि देखिए, कैंसर सर्जरी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, कीमोथेरेपी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, रेडिएशन के सेंटर भले ही कम हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि पेशेंट एक जगह सर्जरी करा करके और दूसरी जगह रेडिएशन नहीं करा सकता। बट हाँ, अगर मैं कंप्लीट कैंसर सेंटर्स की बात करूं तो भी 6 या 7 कंप्लीट कैंसर सेंटर्स रायपुर में हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। उड़ीसा या एमपी से ज़्यादा बेहतर इलाज आज रायपुर में है, क्योंकि ईजीली एक्सेसिबल है और नंबर ऑफ सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि मैं आपसे वही कह रहा था, लास्ट फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। इलाज करवाने वाला, इलाज करने वाला और इलाज देने वाला, तीनों के बीच जो रिदम बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्रीटमेंट एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पूरा हो, टाइम से पूरा हो। अगर ये सब होता है, जिसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है सर, हमारे पास सर लास्ट 1 मिनट रह गया है। प्लीज़ 30 सेकेंड्स लास्ट में एक अवेयरनेस मैसेज दोनों तरफ से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर मोनिका जैन से, अवेयरनेस मैसेज, लास्ट मैसेज प्लीज। देखिए, अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो हमारा प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर हमारा प्रॉपर लाइफस्टाइल होगा, हमारा सोने का उठने का टाइम फिक्स होगा, तो हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज तभी होते हैं जब हमारे वात पित्त कफ, हमारा जो धातु विकृति होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आजकल डे टू डे लाइफ में जो लोगों की लाइफस्टाइल इम्बैलेंस डाइट है, उनका जो डाइट है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं,
उनका टाइम सोने का नहीं, अगर वो सब चीज प्रॉपर रखते हैं तो आप उनको कोई भी डिजीज होने से आप रोक सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि और आयुर्वेद में प्रकृति के अनुसार हम लोग उनका ट्रीटमेंट देते हैं। वातिक प्रकृति है, पैतिक प्रकृति है, कफ दोष प्रकृति है, हम उनका पर्सनलाइज पूरा ट्रीटमेंट उनके डाइट प्लान बनाते हैं उस हिसाब से, और पथ्य अवत्य हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नो टोबैको, नो एल्कोहल, 40% मैटर तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे स्ट्रांग मैसेज यही है। सेकेंड इज कि कैंसर की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसमें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका है। और चौथा, रियल एग्जाम्पल्स सेट करने की जरूरत है ताकि लोग ये समझ सकें कि कैंसर ला इलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। फिर भी इनमें से कोई एक मैसेज चूज करने बोलेंगे तो एक लाइन में बोलूंगा, नो टू एल्कोहल एंड नो टू टोबैको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप दोनों गेस्ट का कि आपके जरिए दर्शकों तक कैंसर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गई है। इस थेरेपीज को लेकर क्या क्या तरीके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत बेसिक लेवल पर दर्शकों तक हमने पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का।